ओके, इससे पहले हमने पढ़ लिया पोटेंशियल एनर्जी और हमने कर लिया वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम से का स्टेटमेंट क्या होता है बताइए। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय कौन से फोर्स, ऑल द फोर्सेस, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऑल द फोर्सेस में कौन कौन से फोर्स हो सकते हैं, कंजर्वेटिव होंगे और कुछ नॉन कंजर्वेटिव होंगे। तो क्या उन सब का वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। सही है। कंजर्वेटिव कौन से होते हैं, जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। इस चीज को उठा के यहाँ रख दो, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज को अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये हो जाएगा ऐसा। और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या होती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव कौन से होते हैं, बोलिए। फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन आर नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है जी, विच डिसिपेट्स एनर्जी, विच डिसिपेट्स एनर्जी। क्योंकि देखो वहां पे क्या आया, चेंज इन टोटल एनर्जी आया, तो इसका मतलब जो एनर्जी थी पहले बाद में वो नहीं है, बढ़ तो सकती नहीं, वो तो वायलेशन ही हो जाएगा, कम ही हुई होगी इसका मतलब। तो अगर कम हुई है तो इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ने कुछ ना कुछ नेगेटिव वर्क किया होगा, जैसे फ्रिक्शन होता है। ठीक है, एक पार्टिकल को अगर मैं यहाँ से धक्का मार के छोड़ दूँ ऐसे v0 स्पीड से, तो क्या थोड़ी दूर जा करके रुक जाएगा। तो यहाँ से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी और यहाँ सारी काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में गई सारी एनर्जी। तो क्या एनर्जी का लॉस हुआ है वहाँ पे, तो जो लॉस ऑफ एनर्जी है दैट हैज़ गॉन इनटू द वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उसमें चला गया है। सही बात है क्या। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं इसका मतलब वो एनर्जी खाते हैं, डिसिपेट करवाते हैं एनर्जी। ठीक है जी। इफ देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग ही नहीं रहा, जैसे कहा जाए कि फ्रिक्शन इज जीरो, अगर किसी सवाल में ऐसे कहा जाए कि फ्रिक्शन जीरो है, तो ये फिर तो उसका जो वर्क डन होगा वो भी जीरो होगा। अगर उसका वर्क डन जीरो होगा तो क्या चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी जीरो होगा। अगर चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो है, इसका मतलब एनर्जी कंजर्व रही होगी, ई इनिशियल भी इक्वल टू ई फाइनल। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन है, मेनली उसके अंदर दो एनर्जी हैं, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। ठीक है जी, इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। सही। तो जितनी पहले काइनेटिक पोटेंशियल थी उतनी ही बाद में काइनेटिक पोटेंशियल होगी। कब, जब सिस्टम पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा हो। नॉन कंजर्वेटिव कैसा, हमने अभी तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जैसा अगर कोई फोर्स नहीं है या उसका वर्क डन जीरो है, तो फिर इनिशियल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी, और दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए क्या मैं ऐसे ऐसे भी लिख पाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, माइनस लिख लो, फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। समझ पाओगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये वाला इधर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी
इनिशियल, ऐसा लिखा मैंने सपोज, ठीक बात है। देखिए अगर ये वाली चीज़, इसको क्या कहा जाएगा, अगर एक टाइप की एनर्जी कम हो रही है तो दूसरे टाइप की एनर्जी बढ़नी चाहिए, तभी तो टोटल जो ई आई है वो सेम रह सकता है। तो अगर काइनेटिक में लॉस हो तो पोटेंशियल में गेन होना चाहिए, और अगर पोटेंशियल में लॉस हो तो काइनेटिक में गेन होना चाहिए, ठीक बात है। तो ये जो चेंज है या ये एक तरह से मान लीजिए कि लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल, या फिर गेन इन काइनेटिक इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल, ऐसा। तो कई प्रकार से ये वाला स्टेटमेंट लिखा जा सकता है। ये जितनी लाइनें लिखी हुई हैं ये सारी लाइनें काम आएंगी अपनी, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, जहाँ पे जैसे ज़रूरत होगी वैसा लिखेंगे, ठीक है भाई, चलेगा। बस ये इतना ही है कंसेप्ट। अब इस पर बेस करके थोड़े सवाल करके देखेंगे, ये नोट करिए। हाँ ये हटा दूँ, चलो बिल्कुल छोटे सवाल से करके देखते हैं कि अगर मुझको कोई पूछे कि भैया यहाँ से मैंने एक बॉल फेंकी यू स्पीड से, कितनी हाइट तक जाएगी, ऐसा बोला है मुझको, तुम बताओ कैसे करोगे, क्या अप्रोच रहेगी तुम्हारी। ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, ऐसे फेंकिए, मैक्सिमम हाइट पूछिए। एम जी एच जीरो नहीं होता भाई, एम जी एच तो पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ रही होगी लगातार। काइनेटिक, ये हमको ये देखना आना चाहिए सबसे पहली बात, फ्रिक्शन है कि नहीं है। अगर फ्रिक्शन है तो ये नहीं लगनी, ठीक है ना, फिर अपनी कुछ और अप्रोच, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, उससे चल जाएगा। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कम से कम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग सकती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा आपको क्या निकाल के दे पाएगी, वेलोसिटी, हाइट, टाइम नहीं दे पाएगी कभी भी। तो अगर कोई टाइम पूछ रहा है फिर तो ये लगनी नहीं है। ये अप्रोच होती है कि सवाल पढ़ते ही मैं किस दिशा में सोचना शुरू करूंगा। तो अगर मुझे वेलोसिटी पूछी है, मान लीजिए वेलोसिटी पूछी है, ठीक है, किस किस चीज़ से निकल सकती है। पहले चैप्टर में 3 इक्वेशन थी जिनसे निकल सकती है, डी वी बाई डी टी करके, वी डी वी बाई डी एक्स करके, ऐसे निकल सकती है। दूसरे चैप्टर में फोर्स था, फोर्स से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से वी डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी टी करूंगा, ठीक है। तीसरी अप्रोच कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकल सकती है, काइनेटिक एनर्जी आती है उसमें, जहाँ जहाँ काइनेटिक एनर्जी आती है वहाँ से निकल सकती है। वर्क एनर्जी थ्योरम में काइनेटिक एनर्जी आती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी आती है, उन सब से निकल सकती है। ऐसे लूप करना पड़ेगा मुझको कि भाई बस ये चीज़ पूछिए, ये चीज़ सोचनी है मुझको, ऐसा। टाइम पूछा है कहीं पे तो बताओ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कर लोगे, वर्क एनर्जी से कर लोगे, वी डी वी बाई डी टी से कर लोगे, हाँ कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो 3 इक्वेशन है, उनसे कर सकता हूँ कुछ, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो मुझे पता होना चाहिए किस एरिया में जाके मुझे गिरना है, समझ गए अभी। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, तो वेलोसिटी है, हाइट है, ये सब चीज़ें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम से हो सकती हैं। बस हाँ, तो अगर मुझको कोई बोले कि भैया कि मैं तो यहाँ लिखूंगा और कहीं एक पॉइंट होगा जहाँ पर जाकर के वेलोसिटी 0 हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन में मोशन लगा दूंगा क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो 2as ये लगा दूंगा, फाइनल 0 इनिशियल यू स्क्वायर प्लस 2 ये माइनस जी इंटू एच, तो एच इज इक्वल टू कितना हो गया, यू स्क्वायर बाई, ऐसा हो गया, सही है क्या। तो ठीक है, लेकिन मैं इसको इससे नहीं करना चाहता, मैं वर्क एनर्जी से करना चाहता हूँ। तो मुझे देखना होगा कि वर्क एनर्जी लगाने से पहले चाहिए होते हैं 2 पॉइंट, कि इनिशियल कौन है, फाइनल कौन है। इनिशियल पे सारी एनर्जी लिखनी होती है, फाइनल पे सारी एनर्जी लिखनी होती है। एक तरीका तो ये हो गया, जैसे कि ये है ये वाला, या कोई कहे मैं तो लॉस गेन लिखूंगा कि कोई तो एक कम हो रही होगी, कोई तो एक बढ़ रही होगी, ठीक है। तो कौन सी कम हो रही है, ऊपर जाते जाते कौन सी एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक कम, तो पोटेंशियल बढ़ रही होगी इसका मतलब। तो क्या लिखूँ, लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल, ऐसा लिखूँ। लॉस हाफ एम यू स्क्वायर थी पहले वेलोसिटी, बाद में कितने हो गए 0, इतने हो गए लॉस, इज इक्वल टू गेन कितना हुआ एम जी एच, सही है भाई। यहाँ पे देख पोटेंशियल एनर्जी है मान ले यू नॉट, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो यू नॉट प्लस एम जी एच हो जाएगी। हमको चेंज आता है निकालना, हमको यू नॉट कितनी है वो नहीं आता निकालना,
तो ठीक है, तो एच कितना हो गया, यू स्क्वायर अपॉन 2g। देखिए ये बिल्कुल ही अलग अप्रोच हो गई, ये बिल्कुल अलग अप्रोच हो गई। सही है क्या, अरे समझ रहे हो? ठीक है, ऐसे ही ऊपर से नीचे छोड़ा जाए, वेलोसिटी पूछी जाए कितनी है बता दो, बता दूंगा तो कितनी है। ठीक बात है, अब इस सवाल में थोड़ा सा गेम खेल जाऊंगा और फिर देखना। पार्टिकल प्रोजेक्टेड with speed u upward reaches a maximum height u square by 4g. Find work done by air रेजिस्टेंस। ऐसा पूछ रहा हूँ, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। अब एयर रेजिस्टेंस किस टाइप की चीज़ हुई, फ्रिक्शन हुआ। फ्रिक्शन तो नॉन कंजर्वेटिव है, अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो क्या मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लिख पाऊंगा? हाँ। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख पाऊंगा? नहीं लिख पाऊंगा। इसमें तो लिख लूंगा, इसमें कोई फ्रिक्शन थोड़ी बोला है, यहाँ बोल रहा हूँ फ्रिक्शन है। एक बात, हवा का फ्रिक्शन है, तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लिख पाऊंगा, वर्क एनर्जी लिख पाऊंगा। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, रुक गया होगा कहीं जाके मैक्सिमम हाइट पे, माइनस इनिशियल कितने से फेंका था तुमने, हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, कितने से फेंका था। वर्क डन में कौन कौन है, तो ग्रेविटी है और एक एयर रेजिस्टेंस है, दो चीज़ें हैं। ठीक है, ग्रेविटी का वर्क डन कैसे होगा, आपने यहाँ से कोई चीज़ फेंकी ऐसे, यहाँ जाके रुक गई वो चीज़। ठीक है, तो ये वाली क्या हो गई, यू स्क्वायर अपॉन 4g, ऐसा हो गया। अरे सही है, यू स्क्वायर अपॉन 4g ऐसा करके हो गया भाई। तो तुमको चाहिए ग्रेविटी का वर्क डन, बताओ कितना होगा, कितना, mg इंटू एच, और माइनस लगाने कौन आएगा, mg नीचे है एच ऊपर है, तो माइनस लिखोगे। तो मैं किसका पूछ रही है, तो मुझे निकालना ही है, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ऐसे हो गया। देखना जी से जी काटा, कितना हो गया 1/4 स्क्वायर, इधर ले जाऊँ क्या, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस माइनस हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 1/4 एम यू स्क्वायर, कितना हो गया 1/4 एम यू स्क्वायर इज फ्रिक्शन का वर्क डन था, नेगेटिव टाइप पे आना चाहिए था, आ गया तो ऐसा। ठीक है, ओके। ऐसी बॉल को अगर मुझको बोला जाए कि वापस जब यहाँ आके गिरेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इस वाले पॉइंट पे अभी कितने से फेंकी थी, यू से फेंकी थी, अब कितने पे आएगी वापस, यू से नहीं, एयर रेजिस्टेंस। जब यहाँ जा रही थी ऐसे तो एयर रेजिस्टेंस कहाँ लग रहा था, पीछे, और जब आ रही होगी तो एयर रेजिस्टेंस कहाँ लग रहा होगा, ऊपर। वो तो मोशन के ऑपोजिट लगता है ना हमेशा। यहाँ पे फिर से लगा वर्क एनर्जी थ्योरम, सही है। इस बार एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन जो कुछ होगा वो तो इतना ही होगा, जाना आना बात तो सेम है, तो एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन तो यही होगा। ग्रेविटी का वर्क डन प्लस हो जाएगा इस बार एम जी और यू स्क्वायर बाई ऐसा था ना ये, हाँ एम जी और यू स्क्वायर बाई 4g ऐसा करके हो गया। और फाइनल वेलोसिटी पूछी है कितनी होगी, तो ये निकाल लूंगा यू डैश कितनी हो जाएगी। डिफरेंस समझ रहे हो दोनों का। तो अगर मैं सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह रहा था तो यहाँ पे खत्म हो गया था, लेकिन अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तो भाई वर्क डन या एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन दिया है, कुछ भी ऐसा दिया तब हाइट निकालो, तो फिर अलग तरीके से अप्रोच है। ठीक है, नोट करिए। ये है एक सर्कुलर वेज, सर्कुलर फिक्स ट्रैक है कोई, इस यहाँ से एक बॉल छोड़ दिया, ऐसे आएगी यहाँ पहुँचेगी और फिर यहाँ से गिरेगी, आगे गिरेगी तो इस डिब्बे में गिरेगी ऐसे मान लीजिए। तो फिर बताइए कि एक्स कितना होना चाहिए कि डिब्बा कहाँ रखा जाए तो बॉल इसमें गिरे। बस तो ऐसा कर दो, करिए करिए करिए। लगाऊंगा किस स्टेटमेंट का यूज़ करूँ, एक इनिशियल एक फाइनल, ये 2 पॉइंट हो गए। यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी जब यहाँ से जंप मार रहा होगा,
और फिर जंप मार के इसमें गिरना चाहिए। तो मुझे बताना है कि कितनी दूर रखूँ कि ऐसा हो जाए। तो पहले तो मैं ये वेलोसिटी निकालना चाहूँगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी इसकी? 0, और यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ गई। तो इसका मतलब किस में गेन हुआ है? तो गेन अगर काइनेटिक में हुआ है तो किसका लॉस हुआ होगा? पोटेंशियल का लॉस हो गया होगा। ठीक है, क्या ये अपना जहाँ लेवल था उससे नीचे आ गई है, अर्थ के सरफेस की तरफ आ गई? तो कितना हो गया लॉस? mgr। कितने का लॉस हो गया? गेन कितने का हो गया? फाइनल mu² माइनस 0। ठीक है, तो u² कितना हो गया? 2gr। ऐसा हो गया। यही हटाऊँ यहाँ से तो ऐसा। ठीक है, कॉमन चीज़ है, ध्यान रखनी है वाली कि अगर r हाइट नीचे गिरे तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है? √2gh होती थी कि h हाइट कोई चीज़ नीचे गिर जाए तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? √2gh। इधर होगा ना कहीं, जैसे कि ये है ना, √2gh। ठीक है, अब ये सर्कल पे चल के आई है, भले ये स्ट्रेट लाइन गई थी वापस से, लेकिन ना फ्रिक्शन यहाँ था ना फ्रिक्शन वहाँ है। तो h हाइट का जो चेंज हुआ है वो इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स है इसलिए वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि आप सीधा ऐसे करके लेके गए हो या आप यहाँ से ऐसे लेके गए हो ऐसे लेके गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पाथ डिपेंडेंट नहीं है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो u की वैल्यू मिल गई √2gr, यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ से इसको जंप मार के यहाँ पहुँचना है। ये कौन सा पाथ है? पैराबोला। तो पैराबोला वाली इक्वेशन चाहिए। हाइट कितनी दे रखी है? और ये क्या चीज़ है? रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला लिख लो सीधे। रेंज का सीधे फॉर्मूला u और √2h अपॉन g। ठीक है, u कितना है? √2gr, और 2 इंटू h कितना है? हाइट जो होती है r के बराबर है अपॉन g का अंडर रूट। कितना हो गया बताओ? 2r हो गया क्या? ऐसा। तो 2r डिस्टेंस दूर पे मैं बॉक्स रखूँ तो बॉल उसमें डायरेक्टली गिरेगी। बोले समझे क्या? नेक्स्ट, आसान काम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना। ठीक है, स्प्रिंग पे चल के देखते हैं भाई लोग। ऐसे एक ब्लॉक है, उसका मास है m और एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k। अनस्ट्रेच्ड लेंथ पे है अभी स्प्रिंग। यहाँ एक सपोर्ट है, यानी कि वैसे मैंने हाथ लगा रखा है नीचे ब्लॉक के। अब मैं कह रहा हूँ कि सपोर्ट इज लोवर्ड। सपोर्ट को नीचे करता हूँ ऐसे, दो तरीके से करता हूँ। एक तो करता हूँ सडनली कि यहाँ था, अचानक से ऐसे हाथ हटा लिया तो ये कैसे जाएगा? नीचे जाएगा, फिर होगा ऐसे करके चलेगा। जब स्लोली करूँगा ऐसे 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 करूँगा तो दोनों केसेस में एक्सटेंशन निकालना है मुझे, कितना कितना हो सकता है। ठीक है, ये सर सोचिए दोनों में क्या डिफरेंस है, और स्लोली दोनों में क्या फ़र्क आएगा। सडनली हो जाए, अचानक से हाथ हटा लो तो क्या दिक्कत है, और धीरे धीरे करके हटाता जाऊँ तो क्या हो जाएगा? बोलो। सडनली हटा दिया तो पहले वेलोसिटी कितनी है? 0, और फिर ऐसे जाएगा नीचे, कहाँ तक जाएगा? जहाँ फिर से काइनेटिक 0 हो जाए, फिर वहाँ से ऊपर आ जाएगा वापस। लेकिन मैं तो एक्सटेंशन निकालना चाह रहा हूँ कितना, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0, यहाँ भी कितनी है? 0। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आया नहीं, तो पोटेंशियल में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। नो लॉस इन काइनेटिक तो नो लॉस इन पोटेंशियल। समझ गए हो क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही तो है। ठीक है जी, तो चलिए बनाते हैं। तो पहले तो थी ये सिचुएशन, इसी के बराबर मैं बना लेता हूँ। फिर ये खिंच गया, ऐसा हो गया। तो पहले यहाँ था, फिर यहाँ, ये है इनिशियल, ये है फाइनल। सही, एनर्जी लिख दूँ टोटल। तो काइनेटिक इनिशियल, पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल, पोटेंशियल फाइनल, ऐसा लिखूँ। या फिर लॉस गेन टाइप का स्टेटमेंट लिखूँ, है ना, कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन, माइनस को हाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का माइनस, ऐसा लिखूँ। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना है? 0। पोटेंशियल का चेंज भी क्या होगा? 0। तो नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा लिखना है मुझको। तो पहले कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी थी, अब क्या क्या बताइए, क्या एक पोटेंशियल एनर्जी वाली कम हुई है? और क्या स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी भर गई है कुछ, x हाफ के x²? तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, और ब्लॉक क्योंकि नीचे है mgx, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है। तो बताइए क्या ये जितनी इसका लॉस हुआ उतना ही अगर स्प्रिंग में स्टोर हो गई तो
बैलेंस हो जाएगा। तो लॉस कितना हुआ, mgx नेगेटिव, ठीक है। स्प्रिंग में कितनी स्टोर हो गई, हाफ के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो के एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम जी एक्स। तो एक एक्स साफ कर दिया तो कितना आया 2mg/k। ये कब है, सडनली छोड़ दिया जो, ठीक है क्या। तो क्या अप्रोच लगाया आपने, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अप्रोच, या वर्क एनर्जी कहते हैं कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वैसा लिखते हो तो दो फोर्स हैं जो वर्क डन कर रहे हैं, एक तो ग्रेविटी वर्क डन कर रही है कितना -mgx, और स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क डन कर रहा है, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा कर दिया तो ग्रेविटी का वर्क डन वहाँ कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि mg भी नीचे के एक्स भी नीचे, सॉरी mg भी नीचे एक्स भी नीचे, तो ये कैसा आएगा पॉजिटिव। लेकिन स्प्रिंग का वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा, तब भी इक्वल टू क्या लिख रहे होगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। तो वर्क एनर्जी लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, सेम बात है, समझ पाए हो। स्लोली क्या होगा, स्लोली लोअर डाउन करूँ तो जैसे ये ब्लॉक है यहाँ पर, मैं अपना हाथ धीरे 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 ऐसे, धीरे धीरे का मतलब होता है जीरो वेलोसिटी, ऐसे करके नीचे करता जाऊँ ऐसे, तो क्या एक जगह ऐसी आएगी जहाँ ये मेरे हाथ को छोड़ देगा, क्यों छोड़ देगा, नीचे क्यों आ रहा था ये, किस फोर्स की वजह से नीचे आ रहा था, इसका मतलब एमजी को बैलेंस कर रहा है ऊपर, तभी तो इसने मेरा हाथ छोड़ दिया। किसको बैलेंस, कौन है वो, सही है। तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स शुड बी इक्वल टू mg। तो x कितना है, mg/k। ये कब है, और ये देखो कितना है, उसका डबल है, ठीक है। अगर मैंने ऐसे धीरे 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 करके छोड़ा तो मान लीजिए को मेरे हाथ को यहाँ छोड़ गया, यहाँ लटक गया हवा में, सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ से अचानक से छोड़ देता ऐसे ऐसे करेगा यहाँ ये, तो इस वाली पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा ये, ठीक है। ये वाली पोजीशन अगर ये है 2mg/k, तो ये कहाँ है, क्या इसके बीच में है, ठीक आधे में दो है उसके, तो ये कहाँ है, उसके ठीक बीच में है। तो मेन पोजीशन कहाँ होती है, दो एक्सट्रीम पोजीशन के ठीक बीच में, जिसके अबाउट ऑसिलेशन होता है। तो भाई ऐसा ऐसा है और ये है, तो मान लीजिए इस तरह करके ऑसिलेट करता है। तो मेन पोजीशन कहाँ होती है, दोनों एक्सट्रीम के बीच में। यहाँ भी तो ऐसे ही है, दो हैं एक्सट्रीम, क्या कभी ये वापस जाके इससे ऊपर जा सकता है, नहीं, वो तो कंजर्वेशन एनर्जी का वायलेशन हो जाएगा। और यहाँ तक मैक्सिमम जा रहा है, तो एक हो गई ये वाली एक्सट्रीम और ये हो गई एक एक्सट्रीम, उनके ठीक बीच में मेन पोजीशन है। एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0। यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी 0। अगर काइनेटिक 0 तो पोटेंशियल मैक्सिमम, सही है क्या। और यहाँ पे क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक मैक्सिमम तो पोटेंशियल मिनिमम, ठीक बात है क्या। ये हुए भाई दोनों के एक्सप्लेनेशन, ये याद रखने हैं कि कैसे होता है, स्लोली करूँ तो कैसे होता है और सडनली कर दूँ तो कैसे होता है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर कोई सडनली करने को बोलेगा फिर तो होता है एनर्जी का कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर स्लोली है तो इसका मतलब मेन पोजीशन पे जाकर रुकना। मेन पोजीशन कैसे डिफाइन होती है, जहाँ पे फोर्स 0 हो जाए, तो ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स हो जाए, यहाँ पे दैट इज कॉल्ड मेन पोजीशन, ठीक है दोस्त। ऐसा नोट करिए, नहीं है आसानी से बस थोड़े फॉर्मूले लिखे हैं, काम हो जाएगा। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक बात है। कैसे लिखूंगा इस चीज़ को मैं, रेट ऑफ डूइंग, रेट ऑफ वर्क डन, तो क्या हो जाएगा dw/dt इज कॉल्ड पावर, ऐसा सही है। अब इसे दो प्रकार से लिखा जाता है कि P इज इक्वल टू, अगर आपने लिखा dw/dt, तो इसे तो कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। लेकिन अगर कुछ बड़े टाइम इंटरवल के लिए निकाल रहे हो तो फिर ये हो जाती है एवरेज, और उसको लिखा जाता है डेल्टा। दोनों पे बेस करके ही क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल वर्क डन इन टाइम डेल्टा टी इज कॉल्ड एवरेज पावर, स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। ये जो वर्क डन है, क्या उसको F.ds ऐसा लिखा जा सकता है अपॉन डी टी, ठीक है। और F.ds अपॉन डी टी को क्या लिखा जा सकता है, वेलोसिटी, ऐसा। तो कितने फॉर्मूले हुए, ये ऐसा बोलोगे या फिर ये बोलोगे सीधा, और एक ये वाला बोलोगे, इस तरह का।
ठीक है जी। ऐसा ये क्या है, डेल्टा टी टाइम में किया हुआ कंप्लीट वर्क डन, और सारा वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी लिखना पड़ सकता है जगह पे, अपॉन डेल्टा टी, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करते हुए ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है जी। और एक टर्म इसमें बहुत बार बार आएगा, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, और अगर परसेंटेज में कह रखी है एफिशिएंसी तो वो होती है 100, क्या आप कितना पावर इन कर रहे हो, कितना उससे आ रहा है। ठीक है, जैसे कि कोई एक बल्ब है, तो हम उसको कुछ पावर दे रहे हैं कि वो पावर कंज्यूम कर रहा है वो, ठीक है, और बदले में क्या दे रहा है, लाइट दे रहा है। तो क्या सिर्फ लाइट दे रहा है वो, हीट भी तो जनरेट होगी, हीट चाहिएगा मुझे उससे, नहीं लाइट चाहिए ना मुझे। तो जो मैं पावर दे रहा हूँ उसका कुछ पोर्शन तो लाइट के फॉर्म में आया होगा और कुछ पोर्शन हीट के फॉर्म में बेकार चला गया होगा। तो वहाँ से आती है एफिशिएंसी कि कितनी पावर को उसने लाइट में बदला, कितनी उसने टोटल खाई थी। ठीक है, जैसे एक पेट्रोल डीजल का कोई इंजन है, ठीक बात, कार का इंजन मतलब कोई भी है ना, तो इंजन की होती है एफिशिएंसी कि आप उसे कितना फ्यूल दे रहे हो और वो कितना वर्क डन करके देता है। ठीक है, तो अगर ये एफिशिएंसी बढ़े कि 100 की तरफ जा रही है एफिशिएंसी, तो उसे अच्छा इंजन कहा जाएगा। मान लो 50% है किसी की एफिशिएंसी, इसका मतलब 50% पावर को या एनर्जी को ही वो कन्वर्ट कर पाता है, जो भी आपका डिजायर्ड रिजल्ट है उसमें, लाइट, वर्क डन, कुछ भी। ठीक है ना, 50% को कन्वर्ट कर पाता है, तो इसका मतलब ऐसा हो गया। और कोई 80 कर रहा है तो फिर, तो दैट इज एफिशिएंसी क्या है कि आउटपुट अपॉन इनपुट। अभी पावर की कह रहे हो तो पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। एनर्जी एफिशिएंसी कहोगे तो एनर्जी आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट इनटू 100, ऐसा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो काम आएंगे पावर के सारे क्वेश्चंस करते हुए। और आते हैं आगे, इनकी यूनिट्स क्या क्या हैं, यूनिट्स ऑफ पावर। तो एम के एस यूनिट क्या है, एम के एस यूनिट कैसे हो जाएगी, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को ही कहते हैं वॉट, ऐसा। ठीक है जी। बाकी किलो वॉट, मेगा वॉट, वो इसके, हाँ, तो ये क्या है, जूल पर सेकंड, यानी कि एनर्जी पर यूनिट सेकंड, दैट इज कॉल्ड पावर। सही है। और कमर्शियल यूनिट होती है अगर कुछ, हम जो यूज़ करते हैं कमर्शियल यूनिट, उसमें है हॉर्स पावर, एचपी, हॉर्स पावर, ऐसा, एचपी। एक एचपी कितना होता है, 746 वॉट, ऐसा होता है भाई, एक एचपी, 1 HP इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है, चलिए सर। एक चीज़ होती है किलो वॉट आर, ये ज़्यादातर बिजली के संदर्भ में वाली चीज़ आती है कि जब आप बिजली यूज़ कर रहे हो तो आप बताते हो कितने किलो वाट आवर, है ना। थोड़ा हाँ हिंदी में लिखते हैं, मतलब थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा इसको, किलो वाट आवर, ऐसा। अपने मीटर में भी अगर हम पढ़ें तो वहाँ पे यूनिट आ रही होती है किलो वाट आवर। अब बताइए किस चीज़ की यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। कैसे, किलो वाट, ये तो क्या हो गया, पावर, और इनटू टाइम कर दिया तुमने इसमें, तो क्या बचा, वर्क डन बचा। वर्क डन क्या होता है, जूल या फिर एनर्जी। तो एक किस चीज़ की यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है ये। ठीक है, तो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। एक यूनिट किसको कहते हैं, 1 किलोवाट आवर को। 1 किलो का मतलब 3, वॉट तो वॉट, वॉट क्या है, जूल पर सेकंड, और ये क्या है, आर। आर को कितना लिख दूँ, 3600 सेकंड, सेकंड से सेकंड काटा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, वो होती है 1 यूनिट बिजली। कि कोई चीज़ जब इतनी हीट डिसिपेट कर दे तो मैं कहता हूँ इसने 1 यूनिट का कंजम्पशन कर लिया है। तो ये होती है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी होती है। तो इस वाले चैप्टर में इस चीज़ का काम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पावर की डेफिनेशन थी एक, तो हमने ऐसा पढ़ लिया। हमें कभी कभी एचपी लिखा आएगा तो एचपी को कन्वर्ट करके मुझे वॉट में काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो एमकेएस यूनिट है वो वॉट है। ठीक है, एक टर्म और होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, हाँ, कितनी पावर कितने एरिया पे गिर रही है ना। जैसे आप देखो कि गर्मी की धूप और सर्दी की धूप में फ़र्क होता है ना। तो सर्दी की धूप में
हमको उतनी गर्मी नहीं लग रही है बैठ के, जबकि गर्मी में उतनी धूप में ज़्यादा गर्मी लगी, तो क्या है वो, हमारा एरिया तो लगभग उतना ही है सर्दी गर्मी में, तो हमारे एरिया पे कितनी पावर पड़ रही है, यानी कितनी एनर्जी पर सेकंड पड़ रही है। तो इंटेंसिटी क्या है, पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, पावर अपॉन एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी, ठीक है जी। तो ये एक जगह जगह पे यूज होता है ये वाला टर्म, सही है। जब आएगा तब बाकी बात करेंगे, बट हाँ अभी के लिए याद होना चाहिए। तो यूनिट क्या हुई इसकी, वॉट पर मीटर स्क्वायर, ऐसे याद रखने का, वॉट पर मीटर, और वॉट क्या होता है, जूल पर सेकंड। तो इतने कितने जूल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी, ऐसे भी कह देते हैं। तो हमने एनर्जी पर यूनिट टाइम को पावर लिख दिया पहले और फिर अपॉन एरिया कर दिया उसमें, ऐसा। तो दोनों डेफिनेशन चलती हैं ऐसे, तो ये याद रखिए। ये सारे फॉर्मूले हैं पावर के जिस पे बेस करके क्वेश्चंस होते हैं। तो कुछ तो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक ही मिलेंगे सवाल कि हाँ भाई ये तो फॉर्मूले मैंने डाला सॉल्व हो गया, और कुछ पे थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नोट करिए पहले फिर देखते हैं।